हाय। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी स्टेट क्या करता है और उसके बाद हम उसका एक एग्जांपल देखेंगे जिससे हमें और क्लैरिटी आ जाएगी कि ये कब इम्प्लीमेंट होता है। सो इफ एन इवेंट इज एसोसिएटेड विद अदर इंटरमीडिएट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स H1 H2 to HN। पहले हम इतनी स्टेटमेंट का देखते हैं एंड देन द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स अक्रेंस इज गिवन बाय। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो टोटल प्रोबेबिलिटी फिर हम कैसे दे सकते हैं वो बात करेंगे। सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं। हम कह रहे हैं कि इवेंट है ई राइट, विच इज एसोसिएटेड विद अदर इंटरमीडिएट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स H1 to HN। जो हम कह रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट H1 to HN, हम सिंपली इतनी बात कर रहे हैं कि H1 to HN के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है इन इवेंट्स में। अगर हम H1 और H2 को देखें तो ये जो सेट है ये हमारा फाई है, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। वैसे ही आप कोई भी HI और HJ इवेंट्स का इंटरसेक्शन ले लो जहाँ पे I और J इक्वल नहीं है, सो वो आपको हमेशा फाई आएगा। मतलब कि कोई भी आप दो सेट्स ले लो H1 से HN के बीच में, हमेशा उनका वो नल सेट होगा। सबसे पहली कंडीशन। दूसरी, एसोसिएटेड विद अदर इंटरमीडिएट। इसका मतलब क्या है, हम सिंपली इतना कह रहे हैं H1 से HN के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, प्लस ई के अंदर जितने भी इवेंट्स है, इवेंट ई के अंदर जितने भी आउटकम्स एलिमेंट्स इन्वॉल्व है राइट, वो सारे के सारे HI के अंदर ज़रूर है। मतलब H1 से लेके HN के अंदर किसी ना किसी के अंदर वो सारे ज़रूर इन्वॉल्व है। ई के अंदर जितने भी एलिमेंट्स या आउटकम्स हैं, याद रखना, हम कभी ये नहीं कह रहे कि H1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ई में है, हम ऐसा कभी नहीं कह रहे। लेकिन ई में जितने भी एलिमेंट्स है वो H1 H2 HN तक किसी ना किसी में वो सारे एलिमेंट्स ज़रूर इन्वॉल्व है राइट। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कह रहे हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 इंटरसेक्शन E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 इंटरसेक्शन E प्लस सो ऑन टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ HN इंटरसेक्शन E। क्योंकि देखो जो हमने ये किया, हमने क्या लिया, वो एलिमेंट जो H1 और E में कॉमन है, वो एलिमेंट जो H2 और E में कॉमन है, एंड यहाँ तक जो एलिमेंट्स जो HN और E में कॉमन है, इससे हमने क्या निकाल लिया, हमने सारी प्रोबेबिलिटीज निकाली ना E के एक एक डिफरेंट एलिमेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि H1 और H2 में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो E के जो एलिमेंट्स इसमें है वो इसमें तो है नहीं, ये फॉर श्योर है। प्लस E के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो H1 से HN में है, ये हमने पहली कंडीशन की बात कर ली थी। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जब हम ऐड करेंगे हमें क्या मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। अब हम एक चीज़ याद करते हैं, हमने थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में। हमने थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 इंटरसेक्शन E का मतलब क्या होगा। पहले हम कह रहे थे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इवेंट H1 हो रहा है, फिर अगर H1 हो गया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि अब इवेंट E होगा, हमें जब पता है कि H1 ऑलरेडी हो चुका है। हमने यही बात की थी ना, अगर आपको याद नहीं है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, वहाँ हमने इसको और अच्छे डिटेल में समझा है। तो अगर हम ये चीज़ कह रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन H1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E गिवन H2 सो ऑन। कहाँ तक होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट HN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E गिवन HN हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। हम यहाँ कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी H1 हो जाए, उस पर अगर H1 हुआ है तो E भी हो जाए, तो मतलब H1 और E दोनों एक साथ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमें यहाँ से मिलती है राइट। So this is the theorem of total probability। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हम इसको कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको और डिटेल में समझ आएगा। कितनी बार हम इसको अप्लाई तो करते हैं बट हम ये नहीं समझते थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, तो अब हम इसको समझेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बाय प्रोफेसर एंडी वोरा की बुक में लिखा हुआ है। सपोज द पर्सनल मैनेजर ऑफ अ कंपनी वांट्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉलिसी ऑफ असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी फॉर प्रमोशन ऑन देयर जॉब्स। तो हम कह रहे हैं सपोज एक पर्सनल मैनेजर है कंपनी का जो एक नई पॉलिसी असेसमेंट पॉलिसी निकालना चाहता है ताकि असेसमेंट कर सके एम्प्लॉयज़ की प्रमोशन करने के लिए उनकी जॉब्स में, एंड द पॉलिसी इज सब्जेक्ट टू क्लियरेंस ऑफ द जनरल मैनेजर। अब वो क्या कह रहे हैं, पर्सनल मैनेजर को एक पॉलिसी निकालनी है प्रमोशन के लिए एम्प्लॉयज़ की, बट वो तभी अप्लाई होगी अगर जनरल मैनेजर को क्लियर कर देता कि हाँ आप ये पॉलिसी अप्लाई कर दो।
वो तभी पॉलिसी जो है हमारी इंट्रोड्यूस हो पाएगी। फिर क्या कह रहे हैं, द पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर इज वेकेंट करेंटली एंड इज लाइकली टू बी फिल्ड सून बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ वन ऑफ द 3 डिप्यूटी जनरल मैनेजर्स। अब हम कह रहे हैं जनरल मैनेजर की लेकिन अभी सीट वेकेंट है एंड चांसेस है कि हम वो बहुत जल्दी ही डिप्यूटी जनरल मैनेजर, हमारे पास 3 डिप्यूटी जनरल मैनेजर है, उनमें से किसी एक को हम अपॉइंट कर देंगे एज अ जनरल मैनेजर। चांसेस ऑफ द पॉलिसी इन क्वेश्चन बीइंग इम्प्लीमेंटेड आर डिपेंडेंट ऑन हु इज अपॉइंटेड द जनरल मैनेजर। सो वो क्या कह रहे हैं, अब पहली बात तो 3 जनरल मैन, 3 दे आर 3 डिप्यूटी जनरल मैनेजर, फिर 3 पीपल हैं, उन तीनों में से एक बंदे को हम जनरल मैनेजर बना देंगे। अब वो जो जनरल मैनेजर होगा या तो पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगा या नहीं करेगा, ऐसे करके उनकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है। तो वैसे ही तीनों जनरल मैनेजर की, तीनों जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस है उनमें से जिसके लिए हर तीनों की अपनी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज है कि वो इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। स्पेसिफिकली the chances of manager A, B and C are being appointed are 0.5, 0.3 and 0.2 respectively. A अपॉइंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.5, B की 0.3 एंड C की 0.2। फिर कह रहे हैं while the likelihood of policy implementation is 0.1, 0.6 and 0.9। मतलब अगर जनरल मैनेजर A अपॉइंट हो जाता है तो पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। अगर B हो जाता है तो पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6 एंड अगर ये हो जाता है C तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.9, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉलिसी विल इवेंचुअली बी इम्प्लीमेंटेड। अब क्या प्रोबेबिलिटी की पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। हम सबसे पहले एक इवेंट को हम डिस्क्राइब करते हैं। लेट्स सपोज इवेंट H1 ऐसा है कि लेट्स सपोज A इज अपॉइंटेड, राइट। इवेंट H2 है कि B इज अपॉइंटेड और प्रमोटेड, कुछ भी कह सकते हैं आप। एंड H3 इवेंट इज कि C इज अपॉइंटेड, राइट, एज जनरल मैनेजर। राइट। अब हमारे पास लेट्स सपोज एक इवेंट है E जिसको हम कह रहे हैं दैट पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड। ये हमने क्या डिस्क्राइब कर लिया अभी अपने 3 डिफरेंट इवेंट्स, राइट। अब हम एक काम करते हैं, हमने क्योंकि इवेंट्स को डिस्क्राइब कर लिया है, अब जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है ना, हम उसको नोट करते हैं उनका मीनिंग क्या है। अब हम सिंपली यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो हम कह रहे हैं ऑफ बीइंग इम्प्लीमेंटेड है 0.5, मतलब कि अगर A अपॉइंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5। तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी H1 की क्या है 0.5, प्रोबेबिलिटी H2 मतलब B अपॉइंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी कि C अपॉइंट हो रहा है H3 ये क्या है 0.2, राइट। अब नेक्स्ट क्या गिवन है, व्हाइल द लाइक्लीहुड ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इज 0.1, 0.6 एंड 0.9। अब पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कब हो रही है, जब पहले अगर हमारा मैनेजर A सिलेक्ट हो जाता है, मतलब इवेंट H1 हो जाता है, उसके बाद इवेंट E होता है हमारा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है कि इवेंट E होगा, गिवन H1 ऑलरेडी हो चुका है वो है 0.1। प्रोबेबिलिटी इवेंट E होगा अगर हमें पता है ऑलरेडी हमारा B सिलेक्ट हो चुका है 0.6। प्रोबेबिलिटी इवेंट E होगा मतलब पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी प्रोवाइडेड हमारा C सिलेक्ट हो चुका है दैट इज H3, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 0.9। हमें अब क्वेश्चन में ये गिवन है और हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी की इवेंट E इम्प्लीमेंट हो रहा है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अगर हम यहाँ से देखें तो इसका फॉर्मूला सिंपली ये है कि प्रोबेबिलिटी इवेंट H1 और E हो रहा है प्लस प्रोबेबिलिटी इवेंट H2 और E हो रहा है प्लस प्रोबेबिलिटी कि इवेंट H3 और E हो रहा है। इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कि H1 हो गया है इंटू प्रोबेबिलिटी कि इवेंट E होगा गिवन H1 इज ऑलरेडी डन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट H2 multiplied by probability of event E given H2 has already occurred plus probability of event H3 into probability of event E given H3 has already occurred. Now अगर अब हम इसको करना चाहते हैं, अगर हम इनको फॉर्मूलाज में पुट करना चाहते हैं वैल्यूज, तो हम कहाँ से ले लेंगे, वैल्यूज हमारे को यहाँ से मिल जाएगी, राइट।
तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ. सो दिस इज इक्वल टू 0.5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन H1 इज 0.1 प्लस 0.3 इंटू 0.6. देखो ये वाली वैल्यू जो है ये क्या है, सॉरी ये वैल्यू क्या है 0.3 एंड ये वैल्यू क्या है हमारी 0.6 प्लस this is 0.2 and probability of event E given H3 has already occurred is 0.9. इससे क्या आएगा हमारे पास 0.05 प्लस 0.18 प्लस 0.18. So this is 0.36 plus 0.05 which is equal to 0.41. Right? So here we are saying that the given policy has an overall 41% chance of being introduced. Right? सो एग्जैक्टली यही होता है हमारा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जिसको हम जनरली इम्प्लीमेंट तो करते हैं बट हमें पता ही नहीं लगता कि हमने इम्प्लीमेंट किया है. राइट. अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेस थ्योरम की. बेस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, सो डोंट मिस दैट. प्लस उसके बाद हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की एंड रैंडम वेरिएबल एंड एक्सपेक्टेशंस की. आई होप आपको सभी को ये वीडियो पसंद आई हो. इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना for more videos on game theory, stats and economics. Thank you.